हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनिया चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में बेसिकली जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि इनके सब टॉपिक्स भी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा वीडियोस बने। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पहले हम प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट हो जाते हैं कि जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जो हमारे इनहेरिटेंस के पैटर्न्स थे वो हम लोगों ने पढ़े, उनका जेनेटिक बेस पढ़ा जो कि फैक्टर्स थे। और फैक्टर्स का नेचर उस टाइम तक इतना क्लियर नहीं था, तो इस चीज को बहुत टाइम लग गया डिस्कवरी में और फिर ये कंक्लूजन निकला लगभग कई सालों बाद, 100 of years तक के बाद, कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम करता है। हालांकि यहाँ पर दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे पास कितने तरीके के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं? 2 types ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। वन इज डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल काम करता है मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी डीएनए ही काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है, लेकिन कुछ वायरसेस में। कौन से वायरस? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रेट्रो वायरस की बात कर रही हूँ। रेट्रो वायरस लाइक HIV, कोरोना वायरस था अभी। इन वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करेगा। आरएनए के जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करने के अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक अगर मैं इसके एडिशनल फंक्शंस की बात करूं तो ये फर्स्ट मैसेंजर की तरह तो काम करता ही है, स्ट्रक्चरल फंक्शन भी होता है, एडाप्टर की तरह भी काम करता है एंड इसका कैटालिटिक फंक्शन भी होता है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक मटेरियल्स। वी हैव 2 जेनेटिक मटेरियल्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम्स के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है। आरएनए फंक्शन करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस लाइक रेट्रो वायरस। एचआईवी इसका एग्जांपल है, एचआईवी वायरस एंड कोरोना वायरस। और भी बहुत वायरसेस हैं, वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं। ये मैसेंजर का काम तो करता ही है, उसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी होते हैं इसके। एडेप्टर की तरह काम भी करता है। अच्छा, एडेप्टर की तरह कौन सा आरएनए काम करता है? टीआरएनए। टीआरएनए फंक्शंस लाइक एज एन एडाप्टर। उसके अलावा इसके कैटालिटिक फंक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए आरएनए एंड डीएनए में थोड़ा सा कंपैरिजन ये था, ये हम लोगों ने एज ए जेनेटिक मटेरियल की कहाँ दोनों में से कौन फंक्शन करता है और आरएनए के और कौन से एडिशनल फंक्शंस होते हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम डीएनए के स्ट्रक्चर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डीएनए जो है बेसिकली वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। और इसकी लेंथ जो है बच्चे, लेंथ ऑफ डीएनए इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, या फिर हम कहें कि कितने बेस पेयर्स होंगे। व्हाट आर बेस पेयर्स? मींस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूं, पहले हम बैक्टीरियोफेज की बात करें। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बेसिकली वो वायरस होते हैं
that infects bacteria, right? तो अगर मैं बैक्टीरियोफेज की बात कर रही हूं, सो आई हैव टू बैक्टीरियोफेजेस, 5/174 and bacteriophage lambda, right? In 5/174 the number of nucleotides are 5386 nucleotides, and in lambda bacteriophage there are 48502 base pairs. सो बैक्टीरियोफेज एक वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर जो डीएनए की लेंथ है तो वो दोनों एग्जाम्पल्स में अलग अलग ही होती है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दोनों में अलग अलग है। अगर मैं इसके अलावा इकोलाई की बात कर रही हूँ, इकोलाई क्या होता है? इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है। इकोलाई के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं और ह्यूमन में भी मैं हेप्लॉइड कंटेंट की बात करूं तो ह्यूमन में कितने होंगे बच्चे? 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं व्हेन इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। DNA, the length of the DNA depends on the number of the nucleotides present. Suppose, for example, we have bacteriophage. Bacteriophage, it's a virus which infects bacteria. For example, 5/174 bacteriophage, it contains 5386 nucleotides, and lambda bacteriophage contains 48502 base pairs. E. coli bacteria contains 4.6 into 10⁻6 base pairs, while human cell, that is haploid cell, contains 3.3 into 10⁹ base pairs. अगर इसी कंटेंट को मैं डिप्लॉयड कर देती हूँ तो ये डबल हो जाएंगे, 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स। इज इट क्लियर? आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये? अगर नहीं किया होगा वीडियो को बैक में जाके कर लीजिएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है। यहां तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर हमने डीएनए की लेंथ को देखा है, ठीक है। अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे क्योंकि डीएनए किसका बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली पढ़नी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें कि डीएनए होता है कैसे, बेसिकली इस तरीके से 2 चेन्स होती हैं डीएनए की जो कि एंटी पैरेलल रन करती हैं, राइट? एक ये चेन है डीएनए की यानी एक ये चेन है, बोथ चेन्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और ये चेन्स जो होंगी हमारे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। तो हमें बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और अगर हमें न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर क्लियर हो जाती है तो डीएनए की स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर पढ़ूं, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस, second component is pentose sugar, and third component is phosphate group. Is it clear? Nucleotide consists of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं बच्चे, यहाँ पर 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। द फर्स्ट इज प्यूरिन एंड सेकेंड इज pyrimidines, राइट? तो न्यूक्लियोटाइड्स consist of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. Nitrogenous base is further divided into 2 groups, purines and pyrimidines. अगर यहाँ पर प्यूरिन्स का डिस्कशन करने लगेंगे तो प्यूरिन्स भी 2 टाइप की होती हैं। द फर्स्ट इज एडेनिन एंड सेकेंड इज guanine, right?
अगर हम pyrimidine की बात करते हैं तो pyrimidine जो है वो 3 टाइप की होती हैं. The first one is cytosine, second thymine, and third is uracil. Right? तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप के हो गए हैं, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines is of 2 types, adenine and guanine. Pyrimidines are of 3 types, cytosine, thymine and uracil. ये नाइट्रोजनस बेस हमें याद होने चाहिए, AGCTU. राइट. अगर हम इनमें बात करें एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों की दोनों डीएनए एंड आरएनए दोनों में मिलेंगे. अगेन साइटोसिन इज कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए. थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली. यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है. तो यहां पर डिफरेंस देखिए, आरएनए डीएनए में एक और डिफरेंस क्लियर हो गया है कि आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है, जबकि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजनस बेस होता है. मतलब यूरेसिल प्रेजेंट होगा थायमीन के प्लेस पर, तो वो स्ट्रक्चर आरएनए की बन जाती है. एनी डाउट यू हैव? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाते हैं. एंड न्यूक्लियोटाइड की, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करती हूँ, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेस इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. प्यूरिन्स आती हैं हमारी 2 टाइप की, एडेनिन एंड ग्वानिन, जो कि डीएनए एंड आरएनए में कॉमन है. pyrimidines हमारी होती हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. साइटोसिन इसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों के लिए कॉमन होती है. थायमिन सिर्फ डीएनए में होती है एंड यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होती है. यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है? नहीं किया है तो कर लेना. यहां पर अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो 2 तरीके की पेंटोज शुगर होती है. एक होती है हमारे पास राइबोस और एक होती है डीऑक्सीराइबोस. राइट. राइबोस किस में प्रेजेंट होती है? आरएनए में प्रेजेंट होती है. और डीऑक्सीराइबोस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है. क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर, अगर डीएनए के नाम को देखें तो डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. राइट. तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है. तो पेंटोज शुगर हमारी 2 टाइप की हो गई है, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर. फॉस्फेट ग्रुप में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ना है. ठीक है. तो यहां पर मैं फिर से रिवाइज आपको करा देती हूँ. न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 components. The first is nitrogenous base, second is pentose sugar, and third is phosphate group. Nitrogenous base is further divided into purines and pyrimidines. Purines are of 2 types, adenine and guanine, which are common in both RNA and DNA. Pyrimidines are present. Pyrimidines, sorry, these are of 3 types, cytosine, thymine, and uracil. Cytosine is common for both DNA and RNA. Thymine is present in DNA while uracil present in RNA. यहां तक खत्म हुआ. पेंटोज शुगर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर. राइबोस शुगर जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है. यहां तक क्लियर हुआ? फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा. अब देखिए, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में यहां पर मैं अगर एक पेंटोज शुगर बनाती हूं, दिस इज पेंटोज शुगर. राइट. ये इसका 1 प्राइम कार्बन है. दिस इज 2 प्राइम कार्बन, दिस इज 3 प्राइम कार्बन, दिस इज 4 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम. तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई हुई भी आप देख सकते हो. तो जो 1 प्राइम का OH होता है बच्चे, ठीक है, वहां पर ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, इनमें से कोई भी, डीएनए की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ डीएनए की बात के लिए आप यूरेसिल को छोड़ दीजिए, यूरेसिल हम नहीं देखेंगे. और राइबोस शुगर, हाँ यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर है, ये डीएनए के लिए मैंने बनाई है. तो कौन सी मैं राइबोस शुगर लूंगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर लूंगी. अगर मैं ये पेंटोज शुगर डीएनए के लिए यूज कर रही हूँ तो डीएनए में कौन सी राइबोस शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर. तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है. ठीक है.
अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मैम राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि ये जो सेकंड प्राइम पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, सेकंड प्राइम पोजीशन में राइबोस शुगर में एक OH होगा, ठीक है। तो एक डीएनए एंड आरएनए में एक डिफरेंस ये क्लियर हो गया आपका कि अगर हम डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस की बात करते हैं तो डीएनए में शुगर कौन सी मिलती है? डीऑक्सी वाली, और यहां पर सिर्फ राइबोस मिलेगी, ठीक है। इसमें थाइमिन मिलेगा, इसमें उसके प्लेस पर यूरेसिल मिलेगा, इसमें सेकंड प्राइम पर OH नहीं होता, यहां पर सेकंड प्राइम कार्बन पोजीशन पर OH होता है। तो ये डिफरेंस हमारा डीएनए एंड आरएनए में क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं ये राइबोस शुगर यूज कर रही हूँ डीएनए के लिए और डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसके मुझे 1 प्राइम कार्बन, ये जो 1 प्राइम कार्बन का OH है, यहाँ पर मुझे ये जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं ऊपर के 4, इनमें से किसी भी एक को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए, ये है हमारी पेंटोज शुगर, थोड़ा बड़ा हो गया डायग्राम। तो ये रही पेंटोज शुगर एंड दिस इज 1 प्राइम कार्बन, this is 2 prime, 3 prime, 4 prime and this is 5 prime, ठीक है। 1 प्राइम के OH पर मुझे यहां पर 1 प्राइम OH होता है बच्चे, तो मुझे 1 प्राइम OH पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे 1 प्राइम के OH पर दिस इज 1 प्राइम कार्बन OH, इस OH में मैंने आपसे बोला था मैं मेरे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं ATCG, मैं इनमें से किसी को भी जोड़ सकती हूँ, मुझे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को ऐड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये शुगर है मेरे पास डीऑक्सी राइबोस और मैंने इसके 1 प्राइम OH पर कनेक्ट कर दिया है एडेनिन को, राइट। तो यहां पर एडेनिन जुड़ गया है 1 प्राइम कार्बन से डीऑक्सीराइबोस शुगर की। तो अब बच्चे ये एडेनिन नहीं है, आपने क्या किया है, एडेनिन को किससे कनेक्ट कर दिया? डीऑक्सीराइबोस शुगर से। तो अब ये बदल गया है, अब ये चेंज हो गया है एडिनोसिन में, राइट। ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेस था, जैसे ही मैंने नाइट्रोजनस बेस को डीऑक्सीराइबोस शुगर से कनेक्ट किया तो ये एडिनोसिन बन गया और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली अब एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बन गई है। अब मैंने एडेनिन को डीऑक्सीराइबोस शुगर से कनेक्ट तो किया है, लेकिन कनेक्शन तो हमेशा बॉन्ड के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट कर रहे हो आपके किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। तो वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड, अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना है, ठीक है। यहां पर मैं एडेनिन की जगह ग्वानिन लिख दूंगी। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर ये मैंने यहाँ पर एडिनोसिन लिखा है तो ये बच्चे आरएनए के लिए हो जाएगा, क्योंकि डीएनए के लिए अगर मैं लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर डीऑक्सी लगाना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि एडेनिन तो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन या फिर एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन किसके लिए है? डीएनए के लिए ऑब्वियसली, एंड एडिनोसिन किसके लिए है? आरएनए के लिए। दोनों के दोनों न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर मैंने ग्वानिन ऐड कर दिया है
तो ग्वानिन ऐड करने के बाद में डीएनए के लिए क्या बन, ये ग्वानिन प्लस पेंटोज शुगर हमारी क्या बन गई, डीऑक्सी ग्वानोसिन या फिर ग्वानोसिन। भाई ग्वान डीऑक्सी ग्वानोसिन फॉर डीएनए एंड ग्वानोसिन फॉर आरएनए, ये भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं। मैं यहां पर अगर थाइमिन ऐड कर दूं तो थाइमिन तो सिर्फ किस में होता है, थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है सिर्फ, तो वो क्या बन जाएगा फिर, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, थाइमिडीन। और यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डीऑक्सी, तो कौन सा थाइमिडीन हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन, क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, मैं यहां से चेंज करके साइटोसिन लगा दूं, तो साइटोसिन लगने के बाद क्या बनेगा, बताइए जरा, साइटिडीन फॉर आरएनए एंड डीऑक्सी साइटिडीन फॉर डीएनए, राइट, ये भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर यूरेसिल बना देती हूँ तो यूरेसिल सिर्फ किसके लिए होता है, वो तो आरएनए में होता है, उसमें डीऑक्सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या बनेगा, यूरेडिल। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीजें याद रखनी है। क्या मैंने समझाया आपको कि आपको सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस लेना है और डीऑक्सी राइबोज शुगर उसमें ऐड कर देनी है, या राइबोज शुगर फॉर आरएनए ऐड करनी है, तो वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, बताइए जरा, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेंगे, जब आप नाइट्रोजनस बेस, आपका कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, AgCtu वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, प्लस आपने पेंटोज शुगर को कनेक्ट किया, इनको कनेक्ट करने के बाद बॉन्ड कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, इस बॉन्ड से कनेक्ट करने के बाद ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। और अभी कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़े थे एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन या फिर साइटिडिन एंड यूरेडिन। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस तो पता थे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल थे। ठीक, अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि मुझे तीसरा ग्रुप भी जोड़ना है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बच्चे, तो फॉस्फेट ग्रुप को मैं कहां कनेक्ट करूंगी, आपको ये 5 प्राइम एंड दिखाई दे रहा है, ये 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड के OH को हटाऊंगी, दिस OH, और 5 प्राइम एंड ये यहां पर हमारा फॉस्फेट कनेक्ट हो जाएगा। तो 1 प्राइम एंड से आपका नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होता है, ठीक है, और 5 प्राइम एंड से आपका फॉस्फेट कनेक्ट होता है, दिस इज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हमने यहाँ पर बॉन्ड्स की बात करी थी कि भाई हर चीज बॉन्ड से कनेक्ट होती है, यहाँ पर बॉन्ड जो था दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें बात करना है दिस बॉन्ड बिटवीन द 5 प्राइम एंड ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, दिस बॉन्ड इज, कौन सा बॉन्ड होगा बच्चे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर हम 2 बॉन्ड पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं ये बॉन्ड की बात कर रही हूँ, इन दोनों के बीच दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
अब मेरा जो न्यूक्लियोसाइड बना था, दिस न्यूक्लियोसाइड, उसमें मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है और उस फॉस्फेट ग्रुप को भी मैंने एक बॉन्ड से ऐड किया है. सो दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो आपको बॉन्ड भी याद रखना है. नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड न्यूक्लियोसाइड जो आपका बना है और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने वाला है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. मतलब अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को आपने ऐड करना है तो आप कौन से बॉन्ड से ऐड करोगे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से. यहाँ तक बॉन्ड क्लियर हो गए हैं. और ये अब पूरी स्ट्रक्चर बन गई है न्यूक्लियोटाइड की. ये एक न्यूक्लियोटाइड है. देखिए, न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें कनेक्ट हो गई है, तीनों कंपोनेंट्स कनेक्ट हो गए हैं. दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, एंड ये है फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोज शुगर एंड जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो कनेक्ट हुआ है 1 प्राइम एंड पर, और पेंटोज शुगर के 5 प्राइम एंड पर क्या कनेक्ट हुआ है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप. बॉन्ड भी आपको पता है, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर हो गई है. नेक्स्ट चलते हैं. मेरा एक न्यूक्लियोटाइड पूरा बन के तैयार हो गया. तो कैसे बना है न्यूक्लियोटाइड? आपने पेंटोज शुगर में प्लस करा नाइट्रोजनस बेस और उसमें फिर प्लस कर दिया फॉस्फेट ग्रुप. तो एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया. लेकिन देर आर कनेक्शंस बिटवीन वन न्यूक्लियोटाइड एंड अनदर न्यूक्लियोटाइड. देखो, जैसे मुझे क्या बनाना है, सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड तो बन चुका है, लेकिन मुझे दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करना है. ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये उससे अगला न्यूक्लियोटाइड है. तो अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे चेन बनानी है बच्चे, यहाँ पर क्या बनेगी? इस तरीके से पूरी एक चेन बनती है, और चेन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. यहाँ पॉली वर्ड देख रहे हो? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स का कनेक्शन जो होगा वो भी बॉन्ड के थ्रू होगा. एंड दिस बॉन्ड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला. जो हमारा प्राइम, में अभी आपको समझाती हूँ कि क्या प्राइम होता है. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है. 3 प्राइम टू 5 प्राइम फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे बॉन्ड हो गए हैं. एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड कनेक्ट करता है? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. वो कैसे करता है मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, इस तरफ देखिए, जो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैंने बनाने की कोशिश की थी. देखिए क्या है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ये दो स्ट्रैंड देख रहे हो आप? दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड. ये ऐसे रन करते हैं. इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी एंड इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी. तो अगर हम यहां से देखें, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है. दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं. वन रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अनदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो देखिए, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, एंटी पैरेलल है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है. ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन, और ये हमारा 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट. ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बन गया. ये देखिए, यहां पर एक और न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो गया. ये न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन था. ये है हमारी पेंटोज शुगर और ये हमारा 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप है. तो ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड यहां कनेक्ट हो गए हैं. ये देख रहे हो? अगर मैं इसकी बात करूं, ये स्ट्रक्चर में ये एंड कौन सा एंड? दिस इज 1 प्राइम
दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, और फॉस्फेट की साइड कौन सा प्राइम होता है, दिस इज 5 प्राइम। तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कनेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होने वाला है। वो ही मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखिए, ये रहा 3 प्राइम एंड शुगर का, एंड ये रहा हमारे शुगर का 5 प्राइम एंड। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस बॉन्ड, ये है हमारा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे डाई न्यूक्लियोटाइड हो गए, क्योंकि दो हैं और मैं ऐसे अगर इनको कनेक्ट करती जाऊंगी तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स में बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, ये दूसरी चेन है, दिस इज एंटी पैरेलल चेन। यहाँ पर हमारी देखिए, ये हमारा साइटोसिन है, ये हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और इसका ये, क्योंकि ये 1 प्राइम एंड इसका इधर होगा, दिस इज 2 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड, और ये फॉस्फेट जिस साइड होता है दैट इज 5 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 टू 5 ये एक न्यूक्लियोटाइड था, 3 टू 5 ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो गया, तो दिस बॉन्ड is phosphodiester bond. This is 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. मैंने यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करा है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करा है। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होता है तो वो कौन से बॉन्ड के थ्रू होता है, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होते चले जाते हैं और इस तरीके की लॉन्ग पॉलीमर चेन बन जाती है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये क्या हो रहा है, ये जो दोनों चेन्स आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं, ठीक है, इन चेन्स की पोलैरिटी मैंने अभी बताई, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखिए दोनों चेन्स हैं, आपको दिख रही है चेन। ये क्या हो रहा है, इस चेन का एडेनिन इस चेन के थाइमिन से कनेक्ट हो रहा है, इस चेन का ग्वानिन इस चेन के साइटोसिन से कनेक्ट हो रहा है, एंड दीज बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि ए और टी के बीच में देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में देर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर मैं यहाँ इस चेन पे ए लेती हूँ तो इसमें अपोजिट टी जाएगा, यहाँ जी लेती हूँ तो सी जाएगा, सी लेती हूँ तो जी जाएगा, टी लेती हूँ तो ए जाएगा, ए टी टी ए जी सी सी जी सी जी जी सी ए टी टी ए। इस तरीके से 2 बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड, ए टी में 2, सॉरी यहाँ पर टी है, ए आएगा, ए टी में अगेन 2, जी सी में 3 बॉन्ड होते हैं, जी सी में 3 बॉन्ड होते हैं, जी सी 3 बॉन्ड, अगेन 3 बॉन्ड्स, ए टी में 2 बॉन्ड्स, ए टी 2 बॉन्ड्स। यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस सेट हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स एओटी के बीच में देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी एंड सी के बीच में देर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब दोनों स्ट्रैंड अगर इतने सारे बॉन्ड से जुड़े होंगे तो डीएनए की स्ट्रक्चर भयंकर वाली स्टेबल होती है। डीएनए को डिग्रेड करना इज नॉट इजी, क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो डीएनए बहुत ही ज्यादा स्टेबल एक जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली कनेक्ट कर कर रखते हैं, दोनों चेन्स स्ट्रांगली कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर हुआ कि ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे बच्चे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ए हमेशा टी से कनेक्ट होगा, टी ए से कनेक्ट होगा, जी सी से और सी जी से। तो इस चीज से अगर आपको मैं एक सिंगल स्ट्रैंड की सीक्वेंस देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैंड है डीएनए का ये, और इसका सीक्वेंस लिख दिया है, जी सी ए टी 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 ए टी सी जी जी सी
GAT। और मैंने कहा आपको इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस मुझे बताना है, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मैंने लिखा है, आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अपोजिट होगा भाई, ए के अपोजिट में टी होगा, टी के अपोजिट में ए, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में जी। तो यहाँ पर जी है तो इसका क्या होगा, सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, टी है तो ए, टी ए, ए है तो टी, देन ए सी जी जी सी टी ए। ये सीक्वेंस आपको खुद पता चल गया, ये क्योंकि आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पता थी कि इसके अपोजिट सीक्वेंसेस कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डीएनए के बारे में और बात करें तो ये चारगाफ रूल को भी फॉलो करता है। चारगाफ रूल, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ, मतलब ऐसे कर सकते हैं, जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे और जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। ये बॉन्ड्स नहीं है बच्चे, इक्वल्स कर रही हूं मैं, ठीक है। बॉन्ड्स तो जी और सी के बीच में 3 होते हैं। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग यानी कि ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल्स टू 1, इट इज कांस्टेंट। ठीक, आप नोट कर लीजिए कि ये जो चारगाफ रूल के जो बेस पेयर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर में बात करूं कि मैंने यहाँ पर ये एक सिंगल टर्न है, दिस टर्न सिंगल टर्न, और सिंगल टर्न को हम पिच बोलते हैं, और पिच कितनी होती है, दैट इज 3.4 nm की पिच होती है डीएनए की, एक सिंगल टर्न। और इसमें कितने, एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होंगे। यहाँ पर नहीं बन पाए 10 क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, लेकिन एक सिंगल टर्न की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर पूरी पिच की बात करो इट इज 3.4 nm की है और नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहाँ पर 10 है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर मैंने ये 2 बेस पेयर्स लिए हैं, पूरी पिच मेरी 3.4 nm की है, दिस इज 3.4 nm, और मैंने सिर्फ ये 2 बेस पेयर्स के बीच का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 3.4 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज कितने की आ जाएगी, 0.34 nm। कितना आएगा, 0.34 nm। तो हमारे 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 nm की। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस निकालूंगी दैट इज 0.34 nm, और ये पूरी पिच डीएनए की 3.4 nm की होती है। यहाँ पर ये चीज हमारी ओवर हुई। अगर हम डीएनए के और फीचर्स की बात करते हैं तो डीएनए के फीचर्स क्या होंगे, द फर्स्ट फीचर इज डीएनए इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, 2 polynucleotide chains, चेन्स का बना हुआ है। सेकेंड इज इसकी जो बैकबोन होती है बच्चे, वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट, में पूरा लिख देती हूँ। थर्ड फीचर क्या है डीएनए का, डीएनए की जो चेन्स होती हैं बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि वन चेन रन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अनदर रन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज 1 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होगी, दूसरी चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, राइट। नेक्स्ट फीचर की बात करें, इट इज कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है, स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन
बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। कंपोनेंट्स इसके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं और चेन्स में जो बैकबोन होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। चेन्स आर एंटी पैरेलल, वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम. It is called in right-handed fashion, and hydrogen bonds are present between the two chains. There are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen bonds between G and C. ये आप कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को बैक ले जाकर कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा डीएनए के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिशर नाम के साइंटिस्ट आए थे 1869 में, उन्होंने इसको न्यूक्लियन नाम दिया, राइट। ये 1869 की बात हो रही है बच्चे, एंड उसके बाद 1953 तक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इस फील्ड में कुछ ज्यादा काम हो नहीं पाया। तो डीएनए के स्ट्रक्चर पर या डीएनए का जो पहला नाम था, इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द मिशर एज अ न्यूक्लियन, एंड देन उसके बाद 1896 के बाद सीधा 1953 पर 2 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है वॉटसन एंड क्रिक, और ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज किया, और एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। तो यहां पर वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करके, विच वाज गिवन बाय द फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, डीएनए का एक मॉडल पब्लिश करा, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, नीट वगैरह में। तो सबसे पहले डीएनए वाज आइडेंटिफाइड एज अ न्यूक्लियन बाय द मिशर, एंड आफ्टर दिस इन द 1953 वॉटसन एंड क्रिक दे गेव डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। डबल हेलिक्स, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डबल हेलिक्स मॉडल, जिसकी बातें मैंने अभी आपसे की है, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल में इन्होंने जो अभी 4 ग्राफ की ऑब्जर्वेशंस थी, वो ए प्लस जी वाली एंड सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये वाली ऑब्जर्वेशन को भी इन्होंने अपने उस मॉडल में प्रपोज किया था, रखा था, उसके बेस पर इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, राइट। फीचर्स डीएनए के वही रहेंगे जो मैंने बताया था, बस आपको याद करने वाली बात है। वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया डीएनए का? दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल, एंड ये कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पर है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन की ऑब्जर्वेशंस के बाद है, व्हिच वाज गिवन बाय द फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, अगर डीएनए होता है, देखिए ये डीएनए है, वैसे ये टॉपिक हमारा हम बाद में ही एप्लीकेशन में ही पढ़ें तो ही सही है, लेकिन एक थोड़ा सा क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस किया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुले हैं, और बेसिकली ये जो एक सिंगल पेरेंटल स्ट्रैंड है, दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करता है, क्योंकि पेरेंट डीएनए, दिस इज पेरेंट डीएनए, ठीक। तो पेरेंट डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दे एक्ट एज अ टेम्पलेट और दे डेवलप न्यू स्ट्रैंड्स। ये देखिए, ये न्यू स्ट्रैंड डेवलप हो गया डीएनए का। तो अब यहाँ पर ये 2 डीएनए बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। पेरेंट स्ट्रैंड इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, पेरेंट स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और क्या बनकर आई है? डीएनए की 2 कॉपीज बनकर आई हैं, एक कॉपी ये है और एक कॉपी ये है। दोनों कॉपीज में ऑब्वियसली पेरेंटल डीएनए का पार्ट होता है, तो जो कॉपीज बनेंगी, या हम कहेंगे यहाँ पर जो डॉटर डीएनए बने हैं,
इट कंटेन्स पैरेंटल डीएनए, ये डॉटर डीएनए, इट कंटेन्स पैरेंटल डीएनए। तो आपको याद रखना है जो डॉटर डीएनए या डीएनए की जो कॉपीज बनती है उनमें पैरेंटल डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्रिक थे उन्होंने एक टॉपिक और दिया था, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। दिस वॉज गिवन बाय क्रिक, राइट। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है पहले वो डीएनए से डीएनए में ही कॉपी होती है, देन डीएनए से आरएनए में जाएगी, आरएनए से किस में जाएगी बच्चे, प्रोटीन में जाएगी। तो इंफॉर्मेशन पहले डीएनए से डीएनए में बनती है। अब डीएनए से डीएनए में कैसे जाएगी, अभी मैंने आपको बताया ऐसे डीएनए से कॉपीज बनती है। तो ये डीएनए बन गया बच्चे, तो ये डीएनए बन गया, देखो डीएनए की कॉपीज बन रही है, तो इस डीएनए की इंफॉर्मेशन इन दोनों डीएनए में चली गई, तो इंफॉर्मेशन कॉपीज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बनना। दिस स्टेप इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में होता क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन डीएनए से डीएनए में ही कॉपी होती है या डीएनए की कॉपीज बनती है हम कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए या इट फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ डीएनए। तो दिस स्टेप इज रेप्लिकेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन डीएनए से कहाँ जाएगी, डीएनए से जाएगी आरएनए में। सेकेंड स्टेप इज द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। दिस स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन। सो यहां पर जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है डीएनए से आरएनए बनना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, जो कौन सी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। हमारे जो जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स या हमारे जीन्स होते हैं, दे ट्रांसमिट फ्रॉम या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट फ्रॉम फर्स्ट डीएनए टू डीएनए एंड देन डीएनए टू आरएनए। डीएनए से डीएनए में दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना। अगर इन्फॉर्मेशन अब आरएनए बन चुका है, आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा अल्टीमेटली प्रोटीन। तो अब इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन में जाएगी, दिस स्टेप इज ट्रांसलेशन। मैंने आपको इनिशियली बढ़ाया था कि हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमें रेप्लिकेशन भी पढ़ना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है, हमें ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। तो दिस स्टेप इज ट्रांसलेशन। तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है या क्या चीजें हमारी बॉडी में पहले बनती हैं, पहले डीएनए से डीएनए बनता है दैट इज रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, एंड ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, DNA to RNA and RNA to protein. This is central dogma given by Crick. एक यहां पर आ जाता है कि क्या ये वाली रिएक्शन रिवर्स भी चल सकती है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। अगर ये रिवर्स चलेगी तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है इट इज ट्रांसक्रिप्शन, अगर मैं आरएनए से डीएनए वापस बना रही हूं तो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन इज मूविंग फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। और ये किसके काम में होता है बच्चे, अभी मैंने आपको पहले अपनी क्लास में पढ़ाया था कि वायरस, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो इंफॉर्मेशन कहां से चलेगी, वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो वायरस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। जब वायरस हमारी बॉडी में अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है जो कि आरएनए है, तो आरएनए हमारी बॉडी में जाके डीएनए बनाएगा। तो ये प्रोसेस उल्टी चल रही है, आरएनए से डीएनए बनता है, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा था। तो वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन आरएनए टू डीएनए फ्लो होती है। इज इट क्लियर?
अगर कोई कंफ्यूजन आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक का टॉपिक हमारा आज का खत्म हो गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट रहेगा तो मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट या कुछ भी चीज छूट गई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।